मैं 88 साल का हूँ और पिछले कुछ दिनों से मैं बस अपनी इस पुरानी आर्म चेयर पर बैठा रहता हूँ, फर्श पर ढलती हुई धूप को देखते हुए। ये घर अब बहुत शांत रहता है। मेरी पत्नी सावित्री को गए 6 साल हो गए हैं। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनके अपने बालों में सफेदी आ गई है और वे अब मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में सेटल हैं। मैं 88 का हूँ और सच तो ये है कि मैं थक गया हूँ, लेकिन ये वो फिजिकल टायर्डनेस नहीं है जिसे एक रात की नींद ठीक कर सके। ये उस जिंदगी का बोझ है जो मैंने सबके लिए जी, सिवाय उस इंसान के जो आज इस कुर्सी पर बैठा है। अक्सर सोचता हूं कि हम एक जिंदगी को मेजर कैसे करते हैं। अगर आप बाहर से मेरी लाइफ को देखेंगे तो आप कहेंगे कि मैंने बहुत अच्छा किया, मेरे पास एक डिसेंट पेंशन है, मेंटल पर पोते पोतियों की तस्वीरें हैं, मैंने कभी कोई नियम नहीं तोड़ा, कभी बैंकरप्ट नहीं हुआ, कभी कोई स्कैंडल नहीं किया। मैं एक नेक इंसान था। मेरी अंत्येष्टि पर भी लोग यही कहेंगे कि शर्मा जी बहुत रिलायबल आदमी थे। लेकिन आज इस सन्नाटे में मुझे एहसास हो रहा है कि रिलायबल होना असल में खुद की परछाई बन जाना है। मैंने 8 दशक सिर्फ इसलिए बिता दिए कि मैं किसी को डिसअपॉइंट न करूं, और आज समझ आ रहा है कि जिस इंसान को मैंने सबसे ज्यादा लेट डाउन किया वो मैं खुद था। मैं उन सालों को रिक्लेम नहीं कर सकता। मैं 88 का हूं और अब कोई बाद में नहीं बचा है। अब सिर्फ वही है जो बीत चुका है, और जो बाकी है वो सिर्फ एक भारी पछतावा कि काश मैंने सिर्फ एक बार खुद के लिए जीने की हिम्मत दिखाई होती। मुझे याद है जब मैं 24 साल का था, मेरे मन में एक विचार था। वो कोई बहुत बड़ा सपना भी नहीं था, बस एक पुल था कि मैं ये शहर छोड़कर ऋषिकेश या अल्मोड़ा की तरफ निकल जाऊं। मैं वहां पहाड़ों में रहकर कुछ छोटा मोटा काम करना चाहता था, मिट्टी और कुदरत के करीब। मेरा कोई ग्रैंड प्लान नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि ये दफ्तर की नौकरी मुझे एक ऐसे सूट की तरह लगती थी जो 2 साइज छोटा हो। लेकिन मेरे पिताजी का दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर में अच्छा रसूख था। उन्होंने मेरे लिए एक स्पॉट तय कर रखा था। मेरी माँ सबको बताती थी कि उन्हें मुझ पर कितना गर्व है कि मैं सेटल हो रहा हूँ। हर कोई मेरे फ्यूचर के बारे में ऐसे बात करता था जैसे वो ट्रेन की पटरी हो जो पहले से बिछी हुई है, और मैं वो इंसान नहीं बनना चाहता था जो सबको दुखी कर दे। मुझे वो रात याद है जब मैंने रुकने का फैसला किया था। मैंने खुद से कहा कि ये रिस्पॉन्सिबल डिसीजन है। मैंने खुद से कहा कि मैं कुछ पैसे सेव कर लूं और फिर 5 साल बाद निकल जाऊंगा। वे 5 साल कब 40 साल में बदल गए पता ही नहीं चला। ये अजीब बात है कि लाइफ ऐसे ही निकल जाती है। आप एक सुबह उठकर ये तय नहीं करते कि आप अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आप बस थोड़ा और इंतजार करने का फैसला करते हैं। आप तय करते हैं कि राइट नाउ सही समय नहीं है। कभी घर का लोन है, कभी बहन की शादी है, कभी बच्चों की स्कूल फीस है। छोटा बने रहने के लिए हमेशा एक बहुत ही लॉजिकल रीजन मौजूद होता है। मैंने 35 साल एक ऐसे केबिन में बिताए जहां की फ्लोरेसेंट लाइट्स हमेशा हम करती रहती थी। अगर मैं अपनी आंखें बंद करूं तो मैं आज भी वो आवाज सुन सकता हूं। वो मेरे मिडिल एज का साउंड ट्रैक था। मैं अपने काम में बहुत पंक्चुअल और प्रोफेशनल था। मैं सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ता गया, और हर बार जब मैं एक नए लेवल पर पहुंचता मुझे लगता था कि अब कुछ महसूस होगा, शायद सेटिस्फैक्शन या एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। लेकिन मुझे कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। मुझे बस और ज्यादा थकान महसूस होती थी। मैं शाम को घर आता, सावित्री के साथ चाय पीता, डिनर करता और न्यूज के सामने तब तक बैठा रहता जब तक सोने का समय ना हो जाए, ताकि अगली सुबह फिर वही साइकिल दोहरा सकूं। मैं खुद को कन्विंस करता था कि मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। अपनी कायरता को जस्टिफाई करने के लिए हम खुद से यही सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। मैंने खुद से कहा कि मेरा सैक्रिफाइस उनके लिए एक तोहफा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ को आता है कि मैं उनके लिए भी कहां प्रेजेंट था। मैं सबको खुश रखने की कोशिश में इतना ड्रेन हो चुका होता था कि जब मैं घर आता तो मेरे पास अपने बच्चों को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं था। मैं अपने ही घर में एक गोश्त की तरह था। मुझे याद है मेरा बेटा आदित्य 7 साल का था। वो चाहता था कि मैं छत पर जाकर उसके साथ पतंग उड़ाऊं।
वो बसंत का एक खूबसूरत दिन था, लेकिन मुझे दफ्तर की एक फाइल पूरी करनी थी। मैंने उससे कहा, बेटा अगले इतवार पक्का। आज मुझे उसका चेहरा बहुत क्लियर याद आता है। उसे गुस्सा भी नहीं आया, उसने बस सिर हिलाया और चला गया, क्योंकि उसे मेरे अगले इतवार कहने की आदत हो गई थी। ऐसे बहुत सारे अगले इतवार आए और चले गए। मुझे लगा था कि वक्त एक ऐसा कुआं है जो कभी नहीं सूखेगा। मुझे लगा मैं एक लाइफ बिल्ड कर रहा हूं, पर असल में मैं एक केज बना रहा था। मैं उन कॉन्वर्सेशंस के बारे में सोचता हूं जो मैंने कभी नहीं की। मैं सावित्री से बहुत प्यार करता था, लेकिन हमने 40 साल सिर्फ राशन, बिजली के बिल, बच्चों के एडमिशन और रिश्तेदारों के बारे में बातें करते हुए बिता दिए। हमने कभी इस बारे में बात नहीं की कि हम असल में अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा है। मुझे लगता है हम दोनों डरे हुए थे कि अगर हमने सच बोलना शुरू किया तो हमारी जिंदगी का ये पूरा स्ट्रक्चर ढह जाएगा। इसलिए हमने मर्यादा बनाए रखी। हमने सब ठीक है कि पर्दे के पीछे रखा, और फिर वो बीमार पड़ गई। सब कुछ बहुत फास्ट हुआ। 1 महीने उसे कमजोरी की शिकायत थी, और 3 महीने बाद मैं सफदरजंग अस्पताल के एक बेड के पास बैठा उसका हाथ थामे हुए था। उन आखिरी दिनों में वे सारी बातें इररेलेवेंट हो गई। बैंक बैलेंस मायने नहीं रखता था, घर की मरम्मत मायने नहीं रखती थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि रिटायरमेंट पर मुझे कितनी बड़ी विदाई मिली थी। मैं बस आदित्य के साथ पतंग वाला वो एक शनिवार वापस चाहता था। मैं वापस 24 साल की उम्र में जाना चाहता था और अपने पिताजी से साफ कहना चाहता था कि मैं पहाड़ों में जाना चाहता हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचेगा। लेकिन आप बैक इन टाइम नहीं जा सकते। यही जिंदगी की क्रूरता है। आपको क्लैरिटी तब मिलती है जब उसे इस्तेमाल करने की एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। सावित्री के जाने के बाद इस घर का सन्नाटा बहुत लाउड हो गया। रिटायरमेंट के वक्त दफ्तर वालों ने मुझे एक शॉल और एक घड़ी दी। जिन लोगों के साथ मैंने दशकों काम किया, उन्होंने खड़े होकर मेरी ईमानदारी और मेहनत के बारे में लंबे भाषण दिए। मैं वहां बैठा हुआ खुद को एक फ्रॉड महसूस कर रहा था। वे मेरी उस खामोशी की तारीफ कर रहे थे जिससे मैंने उस जिंदगी को झेला जिसे मैं कभी चाहता ही नहीं था। वे एक ऐसे रास्ते पर चलने के लिए तालियां बजा रहे थे जिस पर मेरा कभी यकीन ही नहीं था। मैं उस रात घर आया और उस घड़ी को अलमारी के सबसे नीचे वाले दराज में रख दिया। मैंने तब से उसे मुड़कर नहीं देखा। मैं अब 88 का हूँ। मेरा ज्यादातर वक्त इसी आर्मचेयर पर बीतता है। मेरे पैर अब पहले की तरह फंक्शन नहीं करते। आंखों में मोतियाबिंद का धुंधलापन है। मेरे पास वो सेविंग्स है जो मैंने उम्र भर बचाई, पर अब उसका क्या पर्पस। मैं उस पैसे से अपनी वो जवानी और वो उमंग वापस नहीं खरीद सकता। मैं कभी कभी बाहर पार्क में यंग लोगों को देखता हूँ। मैं उन्हें रश करते देखता हूँ। मैं उन्हें उन छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रेस लेते देखता हूँ जो यहाँ बैठकर मुझे धूल की तरह लगती हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि समाज क्या कहेगा, या वे शर्मा जी के बेटे से पीछे तो नहीं रह गए। वे सक्सेस की अंधी दौड़ में हैं। मेरा मन करता है उनसे कहूं कि वो सक्सेस एक धोखा है। अगर वो आपसे आपकी अपनी पहचान छीन ले। मैं उस आदमी के बारे में सोचता हूं जो मैं बन सकता था। वो शायद आर्थिक रूप से इतना स्टेबल नहीं होता, पर मुझे यकीन है कि जब वो सुबह पहाड़ों की धूप में उठता होगा, उसे महसूस होता होगा कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी है। मैंने अपनी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों की भेंट चढ़ा दी। मैंने इसे किश्तों में दिया जब तक कि अंदर कुछ बचा ही नहीं। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया। मैंने मर्यादा का पालन किया। मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। और आज इस सब के अंत में मैं एक सफल जीवन के बीच खड़ा हूं। एक खाली घर, एक भरा हुआ बैंक अकाउंट और एक ऐसा दिल जो एक पुराने खंडहर जैसा महसूस होता है। सबसे ज्यादा पेन उन गलतियों का नहीं है जो मैंने की। सबसे ज्यादा दर्द उन कामों का है जो मैंने कभी शुरू ही नहीं किए। वे रिस्क जो मैंने कभी नहीं लिए। वे बातें जो मैंने कभी नहीं कही, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे बागी समझेंगे। मैंने 88 साल एक अच्छे इंसान की इमेज बनाए रखने में बिता दी है, और नतीजा ये है कि मैं खुद के लिए ही एक स्ट्रेंजर बन गया हूं। मैं ये सब किसी पॉडकास्ट या ड्रामे के लिए नहीं कह रहा। मुझ में अब
उतनी एनर्जी नहीं है। मैं बस आपको सच बता रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि समय अब हाथ से फिसल चुका है। मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, पर वे ये कड़वा सच नहीं सुनना चाहते। वे इसी भ्रम में खुश हैं कि उनके बाबूजी एक संतुष्ट जीवन जीकर जा रहे हैं, लेकिन मैं 88 का हूं और मुझे अब किसी को खुश रखने का बोझ नहीं ढोना। अगर आप ये सुन रहे हैं और आप अभी उस हसल के बीच में हैं, उस एक दिन के इंतजार में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक पल के लिए रुकेंगे। उस वक्त का इंतजार मत कीजिए जब आप एक पुरानी कुर्सी पर बैठकर ढलते सूरज को देखें और तब आपको एहसास हो कि आप अकेले इंसान थे जो अपनी जिंदगी को मायने दे सकते थे। लोग आपको सलाह देंगे, वे आपको बताएंगे कि सही क्या है। वे आपका भला ही चाहते हैं शायद, लेकिन वे वो लोग नहीं हैं जिन्हें आपके आखिरी समय के इस सन्नाटे के साथ जीना है, वो आपको जीना है। मुझे लगता था कि एक अच्छा आदमी होने का मतलब है सबको खुश रखना। मैं गलत था। एक अच्छा इंसान होने की शुरुआत इस बात से होती है कि आप खुद के प्रति ऑनेस्ट रहें कि आप असल में क्या जीना चाहते हैं। अगर मैं वापस जा पाता तो मैं थोड़ा कम आज्ञाकारी और थोड़ा ज्यादा जिंदा होता। मैं लोगों को निराश करता पर खुद को नहीं। पर मैं वापस नहीं जा सकता। आज घर बहुत शांत है। हो सकता है आप मुझे कमेंट्स में बता सके कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप समाज के डर से या सही समय के इंतजार में टाल रहे हैं। मैं उसे सुनना चाहूंगा। यह जानकर अच्छा लगेगा कि कोई तो है जो मेरी इस कहानी से सीखकर आज ही अपने लिए एक कदम उठा रहा है। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा अधूरा सपना है? अगर आप चाहें तो उसे यहां साझा कर सकते हैं। मैं सुनना चाहूंगा।